हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दरार। समझ नहीं आ रही सासू माँ को क्या हो गया है। कितनी बार बोल दिया कि माँ खाना डाइनिंग टेबल पर निकाल कर रख दिया, लेकिन वे कभी फ़ोन पर बातें करने लगती हैं तो कभी काम वाली से बातें करने लगती हैं। उनको गरम खाना खिलाने के लिए मैंने पूरियाँ अभी तली थीं। आलू टमाटर की सब्ज़ी जो सुबह बनाया था उसे भी फिर से प्याज का छौंका लगाकर गरम किया। प्याज का सलाद पहले से कटा था, वह न देकर ताज़ा प्याज और नींबू के सलाद को तैयार कर हरी मिर्च से उसे सजा दिया। लेकिन सासू माँ तो देख भी नहीं रही थीं खाने को। अभी अभी तो बोल रही थीं, जल्दी खाना दो बहू। दिन के 2 बज गए। काम करते करते वंदना खुद से बातें किए जा रही थी और पूरियाँ बेले जा रही थी। उमा, माँ को बोलो न खाने के लिए, वह ड्राइंग रूम में बैठी हैं, शायद तुम्हारे भैया से बातें कर रही हैं। या फिर ऐसा करो, ये प्लेट ले जाकर वहीं दे आओ, नहीं तो पूड़ियाँ ठंडी हो जाएंगी। और पूछ भी लेना कितनी पूड़ियाँ और लेंगी, मैं अभी किचन में ही हूँ और तल दूंगी। वंदना ने अपनी छोटी ननद से कहा, फिर किचन में चली गई। भाभी, मम्मी खाना नहीं खाएंगी। ये थाली वापस कर दिया उन्होंने। थोड़ी देर में ही उमा वापस आकर बोली और थाली डाइनिंग टेबल पर रख कर चली गई। वंदना कुछ समझ नहीं पाई। वैसे भी सासू माँ की बहुत सारी बातें उसे समझ नहीं आती थीं। शादी के साल भर होने को आए थे। मुश्किल से गिने चुने दिन उनके साथ गुजारे थे उसने, क्योंकि अपने पति आलोक के साथ वंदना दूसरे शहर में रहती थी। खुद भी जॉब करती थी, इसलिए पर्व त्योहार या किसी समारोह में ससुराल आना होता था। इस बार भी आने की वजह दिवाली का पर्व था। नौकरी के साथ वंदना अपने बहु धर्म का निर्वहन करने की पूरी कोशिश करती थी। उसका मानना था कि रिश्ते कायम रखने के लिए थोड़ा झुकना भी सही कदम है, लेकिन सासू माँ कभी उससे खुश नज़र नहीं आती थीं। वंदना ने उमा से कुछ सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। उसे लगा शायद सासू माँ भी आज उपवास पर हैं। अभी जब उन्होंने खाना मांगा था तो बातों बातों में उपवास की बात चली थी, इसलिए उन्होंने सोचा हो क्यों ना दिया दिखाकर ही खाया जाए। यही सोचकर उसने टेबल से खाना हटा दिया, फिर नहा धोकर अपने कमरे में चली गई। आज उसने भी अपना उपवास रखा था। शाम में लक्ष्मी पूजा के बाद वह खाना खाएगी। वंदना, क्या यार, इस बार भी तुमने माँ का मूड खराब कर दिया। देखो रो रही है वह। पिछली बार भी तुमने होली के दिन उनका मूड खराब कर दिया था। आलोक ने कमरे में सोती वंदना को उठाते हुए कहा। क्या क्या कहा तुमने? मैंने क्या कर दिया? कल आई हूँ यहाँ पर, कल से ही साफ सफाई में लगी हूँ। उनके आदेशानुसार उमा के साथ बाजार जाकर दिवाली की खरीदारी से लेकर घर सजाने के काम तक में लगी हूँ। इस बार तो जब से आई हूँ साड़ी पहन रही हूँ। पिछली बार उन्होंने टोका था कि उन्हें मेरे परिधान पसंद नहीं, फिर भी माँ का मूड खराब है। खैर, एक बात बताओ कि तुमने मुझे सोते से क्यों जगाया? यह बात तुम मुझे उठने के बाद बता देते। तुम्हें पता है, कच्ची नींद से जागने पर मेरे सिर में दर्द हो जाता है। तुम भी यहाँ आते ही दूसरे आलोक हो जाते हो, जिसे मैं जानती भी नहीं। वंदना अपनी कच्ची नींद खुलने और आलोक की बातों से चिढ़कर बोली। तुम्हें अपने सोने की पड़ी है। वहाँ देखो जाकर, माँ रो रही हैं। कारण खुद ढूंढ लो। मुझे नहीं पता क्यों रो रही हैं। आलोक बोलकर कमरे से चला गया। वंदना का मन नींद की वजह से उठकर उनके पास जाने का नहीं हो रहा था। फिर भी रिश्ते में कड़वाहट ना आ जाए, इसलिए वह कुछ सोचकर सासू माँ के कमरे की तरफ चली। वैसे तो उसकी सासू माँ एक अनाम बीमारी से हमेशा ग्रसित रहती थीं और आंसू तो उनकी आंखों से मतलब बेमतलब गिरने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। लेकिन फिर भी वंदना उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उसे चिंता हो रही थी कि उनकी तबीयत सही है या नहीं। उसे देखते ही सासू माँ चुप हो गई। उसके पास बैठी उमा झूठी मुस्कान के साथ वंदना के पास आकर बोली, वो भाभी, आपने ये बोल दिया था कि आपकी माँ दिवाली के दिन उपवास रखती हैं और आप भी उपवास रखती हो। इसी बात का माँ को बुरा लगा। उन्हें लगा कि उनके दिन में खाना खाने से आपको ऐतराज है, आप उन्हें नास्तिक समझती हो। जबकि मैंने समझाया भाभी ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी वे रो रही हैं।
थोड़ा ज़्यादा सोचती हैं माँ, आप चिंता ना करो, शायद आलोक भैया से मान जाएं। आप जाओ अपने कमरे में आराम करो। वंदना अपने कमरे में आ गई। वह सोचने लगी, ऐसा तो कोई मेरा विचार नहीं था कि वह नास्तिक है। मेरी माँ तो जमाने से उपवास रखती हैं और उसी पर चिन्ह पर मैं भी उपवास करने लगी। यह बात तो सिर्फ मैंने बातचीत के क्रम में उन्हें बताया और इतनी छोटी बात का उन्होंने बतंगड़ बना दिया। मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी। हे भगवान, हर पर्व त्योहार में रोती हैं ये। पिछली बार होली में सिर्फ मैंने इतना कहा था कि ससुर जी की पसंद मेरे पापा जैसी है। मेरे पापा को भी मालपुआ ज़्यादा पसंद था जैसे ससुर जी को है। इसी बात का बवाल मचा दिया था सासू माँ ने। रो रो कर बुरा हाल कर दिया। कितना सुनाया था मुझे, बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दिवंगत पिता की तुलना अपने जीवित ससुर से करने की। क्या तुम्हें माँ ने सिखाया नहीं कि मरे व्यक्ति की तुलना जीवित व्यक्ति से नहीं करते। वंदना भी रोने लगी थी। उसे कभी अपनी माँ ने एहसास नहीं होने दिया कि उनके पिता नहीं रहे। पिता हो ना हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदगी में उल्लास लाती हैं। सासू माँ की बातों से उसे उस दिन एहसास हुआ कि उसके पिता दिवंगत हैं। शादी के बाद की पहली होली उसकी बेरंग हो गई थी। कितना शौक से आई थी पहली होली मनाने अपने ससुराल, जबकि पहली होली उसे अपने मायके में मनाना था। माँ ने फ़ोन भी किया था कि ये रिवाज है कि पहली होली दामाद जी के संग बेटी अपने मायके में मनाती है। फिर भी पति और सास का दिल रखने के लिए उसने माँ को मना लिया कि होली के कल होकर आ जाएगी, और वह माँ मान भी गई क्योंकि उनकी खुशी कोई रिवाज में नहीं, उनकी बेटी की खुशियों में थी। तभी फोन की घंटी से वंदना का ध्यान टूटा। उसकी माँ का फोन था। बेटा, लक्ष्मी पूजन का समय हो गया है, जाकर देवी माँ को दिया दिखा, पूजा कर और अपना उपवास तोड़। ठीक है माँ, बोलकर वह फोन रखने लगी तो लगा जैसे माँ कुछ बोल रही है। उसने फिर से फोन उठाकर सुना तो माँ पूछ रही थी, तू उदास है क्या। वंदना की हिम्मत नहीं हुई उनसे झूठ बोलने की, और अगर सत्य बताती तो उनके साथ उसकी माँ का त्योहार का दिन भी खराब हो जाता। इसलिए उनकी बातों को अनभिज्ञता से अनसुना कर उसने फोन रख दिया। शाम में दिया बाती दिखाकर सभी लोग पटाखे लेकर बाहर निकल गए, पर वंदना सासू माँ के दुखी चेहरे को देखकर परेशान हो रही थी। वह बेमन दीपावली मनाने लगी। इस बार भी सासू माँ ने उससे जाने के दिन तक बात नहीं की, जिस प्रकार पिछली बार होली में किया था। सभी घर के सदस्य उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन वह छोटे बच्चे की तरह सिसक रही थी। वंदना भी दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे सचमुच बोलना नहीं आता, या फिर अनजाने में उसने बहुत बड़ी बात बोल दी जिससे सासू माँ इतना ज़्यादा दुखी हैं। उमा, मैं जा रही हूँ, एक बार माँ से माफ़ी मांग लूँ क्या। तुझे क्या लगता है, माँ से बात करूँ, उन्हें बताऊँ कि मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, उन्हें गले लगा लूँगी तो शायद मान जाएं। वंदना ने अपनी हम उम्र ननद उमा से कहा तो वह मुस्कुराने लगी और बोली, कोई फायदा नहीं भाभी, फिर भी मन है तो चलिए। अब जाते हुए पाँव छू लीजिएगा और थोड़ा सोच के बोलिएगा। आप हर वक्त अपने मायके की बातें करती रहती हो। हर टॉपिक, हर वाक़या में आपके मम्मी पापा शामिल होते हैं। हर पर्व त्योहार में आप वहाँ की तुलना यहाँ से करती हो। बस इसका ध्यान रखना। माँ को इसी तरह से आपकी बातें पसंद नहीं लगती। माँ के पास जाकर यह मत कहना कि मैं अपनी मम्मी को भी गले लगाकर मनाती थी और आज आपको भी मना रही, नहीं तो वह फिर भड़क जाएंगी। उमा की बात सुन आलोक और ससुर जी भी हंस रहे थे। वंदना उमा की बातों को सुन हतप्रभ थी। सासू माँ की नाराजगी की वजह आलोक पहले से जानता था। यह सोच उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। ये कैसी बात बोल रही उमा, मैं अपनी जन्मदात्री को भूल जाऊं, यहाँ जिंदगी के 23 साल गुजारे उस मायके को भूल जाऊं। मेरे माता पिता, मेरा घर, सब मेरे रोम रोम में बसे हैं, उनकी यादों को मैं कैसे भूल सकती हूँ। बहू का हर फर्ज निभा तो रही, देखो इस बार भी त्योहार में तुम लोगों के पास आई हूँ। वंदना बोल ही रही थी कि आलोक ने उसे उंगली से चुप का इशारा किया और कहा, छोड़ो,
चलो जल्दी, ट्रेन का टाइम हो गया। उसने वंदना के जवाब में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वंदना हताश सी हो गई। कितने सपने संजोगे थे उसने। सास ससुर की लाडली बनकर रहूंगी, उन्हें इतना प्यार दूंगी कि वह भूल जाएंगे कि मैं उनकी बहू हूँ या बेटी। शादी के बाद से हर छुट्टी को इन लोगों के साथ व्यतीत किया ताकि दूरियां रिश्तों के बीच ना रहें। फिर भी आज ये सब, इन्होंने मुझे बेटी तो दूर बहू भी नहीं समझा। इनके लिए मैं अभी भी कोई पराई घर की लड़की हूँ जो अपने माँ बाप को हमेशा याद कर उन्हें नीचा दिखाती हूँ। इन्हें मेरी आंखों में इनके लिए भरे सम्मान अभी तक नहीं दिखाई दिए। सासू माँ को पांव छूकर वंदना ने प्रणाम किया और औपचारिकता पूरी की, पर सासू माँ ने आशीर्वाद के एक शब्द भी नहीं बोले। पढ़ी लिखी वंदना ने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। उन्हें गले लगाकर अपनी माँ की तरह उनका दिल जीतना जैसी बातें उसने दरकिनार कर दी और टैक्सी पर बैठ गई। जब उमा टैक्सी की खिड़की पर आकर अपने भाई को बाय बोलने आई तो वंदना बोल पड़ी, उमा देख रही है सासू माँ को, तू भी ससुराल जाएगी जल्दी, इसलिए मायके को भूलने की तैयारी अभी से शुरू कर दे। पता चला तेरी सास भी तुझसे ऐसे ही रूठी रहेंगी। वैसे भी तुझे बता दूं कि जब तक अपने मायके को भूल ना जाऊं तब तक दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। देखती हूँ कब तक अपने मायके और अपने मायके की बातों को भूल पाती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो वंदना, क्या तुम यहाँ दोबारा नहीं आओगी? ये तुम्हारा ससुराल है। किसने कहा तुम्हें मायके को भूलने? कोई लाडली ऐसा कर नहीं सकती। माँ का ये कहना था कि हर बात में मायके को लाना जरूरी नहीं, इतनी छोटी बात है। आलोक घबराकर बोला, क्योंकि उसे वंदना के चेहरे पर किसी कठोर संकल्प का तूफान दिख रहा था। वंदना ने उसे कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उसकी सुर्ख लाल आंखें उसके टूटे दिल की दास्तां बयां कर रही थीं। रिश्तों के बीच कभी कभी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। शायद वंदना को आलोक मनाने में सफल हो जाएं, पर वंदना जिस ससुराल को अपना फर्ज और कर्तव्य समझती थी, शायद उसे वह सिर्फ रिश्तों के औपचारिकता तक सीमित रख पाए।